हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे विनोबा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर 1 का भी एग्जाम चल रहा है 25-29 या इसके बाद के सेशन में, और जिन लोगों का माइनर पेपर एसी पेपर, माइनर को हम लोग एसी बोलते हैं, एसोसिएटेड कोर एसी पेपर हिस्ट्री है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एसी पेपर हिस्ट्री यानी माइनर पेपर हिस्ट्री है, उनके लिए हम लोग ये वीडियो लेकर आए हैं। माइनर पेपर हिस्ट्री अलग होता है और मेजर पेपर हिस्ट्री अलग होता है। तो ये माइनर पेपर हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है और इसका भी हम लोग 3-4 जितना भी सेट होगा यूनिट वाइज हम लोग वीडियो आपको देंगे, छोटा छोटा वीडियो देंगे ताकि आप जल्दी से देखें, ज़्यादा बोर फील ना हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक चले जाए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर लॉन्ग में इनका वीडियो नहीं आता। भाई अगर लंबा वीडियो देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। दूसरा है कि बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो भी नहीं समझ में आएगा। अभी समय कम है और कम समय में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप वीडियो को देखिए, समझिए और पॉइंट्स को याद कीजिए। बाकी तो आप अपने एक्सप्लेन कीजिएगा। पॉइंट्स याद करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट्स अगर आप याद करके रखेंगे तो आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, इसलिए वीडियो देखिएगा। बहुत लॉन्ग वीडियो हम बनाते नहीं और बहुत लंबा लंबा कहानी हम आपको नहीं सुनाएंगे। यहाँ हमको है ना अली बाबा और 40 चोर का कहानी नहीं सुना रहे, हम सिर्फ आपको टू दी पॉइंट ऑफ बात कर रहे हैं कि जो बताएंगे वो क्वेश्चन आएगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा पॉइंट्स याद करने हैं और एग्जाम में एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, इतना काम आपको करना है। सब काम यहाँ पूरा करके लंबा लंबा अगर पढ़ाएंगे 4-4 पेज का आंसर एक का क्वेश्चन का, तो आपको भी बोर फील होगा, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। दूसरा है कि आप लोगों को अभी तक जो हमने पढ़ाया है, हर पेपर में सपोर्ट किया है, कैसा रहा सब पेपर का जो हम पढ़ाए उसे क्वेश्चन आया कि नहीं आया। जरूर आप कम से कम कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपका क्वेश्चन मैच किया नहीं किया। हम लोग मतलब ये होता है कि मेरा पैर अभी काँप रहा है ना, तबीयत ठीक नहीं था 2 दिन से, इसलिए मेजर पेपर का हम लोग नहीं ज़्यादा पढ़ा पाए, मेजर पॉलिटिकल नहीं पढ़ा पाए, मेजर हिस्ट्री का भी ज़्यादा नहीं पढ़ा पाए क्योंकि उसमें तबीयत ठीक नहीं था। अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो इतना आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आपका जो एग्ज़ाम जा रहा है कैसा जा रहा है। हम पब्लिक का रिव्यू जानना चाहते हैं, स्टूडेंट का रिव्यू जानना चाहते हैं, स्टूडेंट क्या सोचता है मेरे लिए, उनका एग्ज़ाम मेरे कारण हम इतना मेहनत करें उसके कारण एग्ज़ाम जा रहा है अच्छा या नहीं जा रहा है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए क्योंकि आपका कमेंट हमारे अंदर एनर्जी फील करता है और हम लोग फिर से जान लगा देंगे। क्योंकि एक बात, हम एक नया मुहिम शुरू किए हैं, बीबीएम के धनबाद, रांची यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका और विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग, 4 यूनिवर्सिटी को हम कंटिन्यू पढ़ाएंगे यूट्यूब के ऊपर। और आपको 4 साल तक ये हम सेवा देने वाले हैं क्योंकि अभी आप 4 साल तक मेरे से पढ़ने वाले हैं। तो भाई 4 साल तक अगर ऐसा कोई चैनल बनाया, किसी ने मेहनत किया और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, तो कम से कम एक लाइक एक कमेंट तो बनता है। आप कमेंट ढूंढ के कीजिए, धुआं धुआं कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले और हम ये 4 साल तक इस चैनल को जिंदा रख सके। क्योंकि एक बात समझ में आता है सबको कि बहुत मेहनत करने के बाद जब किसी को कुछ नहीं मिलता है ना, तो एक समय में डीमोटिवेट हो जाता है, मोटिवेशन कम हो जाता है और धीरे धीरे छूट जाता है। हम एक बार प्रयास कर रहे हैं कि हम इस मोटिवेशन को हमेशा बनाए रखें और हमेशा आप तक ये कंटेंट पहुंचाते रहे। तो आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए, आप ज़बरदस्त सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ये चैनल बन सके। जब चैनल बड़ा बनेगा ना, तभी हम लोगों को और मज़ा आएगा काम करने में। जब आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा ना, तो हम लोग को काम करने में मज़ा आएगा और आपको हर सेमेस्टर में हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग माइनर पेपर हिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 1 का, यूनिट 1 में आपको पढ़ना है त्रिपिटक। त्रिपिटक पढ़ना है। त्रिपिटक होता क्या भैया? तो त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक का हिंदी होता है 3 टोकरी, जो गौतम बुद्ध के उपदेश हैं। गौतम बुद्ध ने 3 उपदेश दिया था, उनके उपदेशों को 3 भागों में बांटा गया और वही 3 भाग को हम त्रिपिटक कहते हैं। तो पूछता है कि त्रिपिटक क्या है, तो गौतम बुद्ध के उपदेश को 3 भागों में बांटा गया था और वही तीनों भाग को हम त्रिपिटक कहते हैं। पहला त्रिपिटक को हम लोग बोलते हैं विनय त्रिपिटक, जिसमें भिक्षुओं के नियम हैं कि जो भिक्षु बनेगा वो किसका नियम लिखा हुआ है। दूसरा होता है सुत त्रिपिटक, जिसके अंदर बुद्ध के उपदेश दिए गए। और चौथा है, तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें दार्शनिक विचार यानी फिलोसफल आइडियोलॉजी दिया हुआ है कि क्या फिलोसफल आइडियोलॉजी है। तो त्रिपिटक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक कितने भागों में विभाजित है? अभी आपको बता चुके 3 भागों में। कौन कौन सा है? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म। त्रिपिटक के नाम लिखिए, एक एक चीज़ 3 बार पूछ दिया यार। त्रिपिटक वही है सेम। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ त्रिपिटक, अभी बता चुके। त्रिपिटक का मतलब है, त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी जो गौतम बुद्ध ने दिया है, और तीनों टोकरी यानी 3 अलग अलग जो पिटक बनाए गए हैं, तीनों पिटक में अलग अलग चीज़ों के बारे में बात किया गया है। ठीक है, विनय पिटक हो गया, सुत पिटक हो गया और अभिधम्म पिटक हो गया। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑफ विनय पिटक। बताओ विनय पिटक के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी बनाना है। विनय पिटक क्या होता है? तो विनय पिटक त्रिपिटक का वह प्रमुख भाग है जिसमें भिक्षुओं और भिक्षुनियों के नियम हैं। मतलब अगर कोई मेल या फीमेल भिक्षु बनना चाहता है, बौद्ध धर्म को अपना के भिक्षु बनना चाहता है, तो उसका नियम क्या है,
उसके अनुशासन क्या है और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वो लिखे हुए विनय पिटक में। अगर हम बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं, सब ये सब छोड़ के गेरुआ वस्त्र पहनना चाहते हैं, बौद्ध धर्म वाले आप लोगों को देखे होंगे, तो जो सन्यासी बनना चाहता है, जो साधु या भिक्षु उसको हम लोग बोलते हैं, हिंदू धर्म में सन्यासी बोल देते हैं, बौद्ध धर्म में उसको भिक्षु बोलते हैं, और अगर लेडी है तो भिक्षुनिया बोलते हैं। तो ये अगर भिक्षु और भिक्षुनिया कोई भी अगर हो, चाहे लेडी हो या जेंट्स हो, अगर वो बनना चाहता है तो या चाहती है, तो उसके जो नियम है, उसके जो अनुशासन है, उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो सब जहाँ लिखे हुए हैं उसी को बोलते हैं विनय पिटक। क्या बोलते हैं? विनय पिटक। विनय पिटक में ये सारे चीज़ लिखे हुए हैं। क्या क्या शामिल है तो देखिए, आचरण कैसा होना चाहिए आपका, वस्त्र कैसा होना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए, दैनिक जीवन के नियम लिखे हुए हैं, संघ में प्रवेश यानी दीक्षा कैसे लीजिएगा, कैसे बौद्ध धर्म अपनाइएगा, भिक्षुओं और भिक्षुनियों के बीच विवाद सुलझाने के नियम, अगर उनमें कोई विवाद हो गया तो कैसे सुलझेगा, नियम तोड़ने पर दंड कैसे मिलेगा, सुधार के तरीके क्या होंगे, ये सारे नियम जहाँ लिखे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं विनय पिटक। कहीं कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सुत पिटक। सुत पिटक का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सुत पिटक त्रिपिटक का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश जिस पिटक में लिखे गए उसी को बोलते हैं सुत पिटक, जहाँ पे उनका उपदेश, उनका प्रवचन, उनका संवाद लिखा रहता है, उसको सुत पिटक बोलते हैं। सुत पिटक का महत्व क्या है? तो भैया सोर्स ऑफ बौद्ध टीचिंग। अगर बौद्ध धर्म के बारे में आपको पढ़ना है या गौतम बुद्ध के उपदेशों को पढ़ना है तो फिर सुत पिटक पिटक पढ़ लो, उसमें उपदेश दिए हुए। नैतिक और चरित्र के बारे में गौतम बुद्ध कहाँ लिखे हैं? सुत पिटक में। उनका उपदेश यही ना, जैसे सत्य, अहिंसा, दया, अच्छे आचरण की शिक्षा देते हैं। जीवन के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन देता है सूत पिटक। और सूत पिटक क्या बताता है? समझाता है बौद्ध दर्शन को, फिलॉसफी ऑफ बौद्ध फिलॉसफी को, कि गौतम बुद्ध क्या सोचते थे, किस तरह का सोच रखते थे, उनका सोचने का तरीका क्या था, ये सब चीज़ों के बारे में हमको बताता है कौन? सूत पिटक। अब अगला है त्रिपिटक की संरचना और महत्व का वर्णन कीजिए। तो त्रिपिटक का मतलब अभी बता चुके, 3 ग्रंथ। त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। जैसे हिंदू धर्म में बौद्ध सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या होता है? रामायण है, महाभारत है। वैसे ही त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे जो है, बौद्ध धर्म का सबसे फेमस और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कहा जाता है त्रिपिटक को। ठीक है, अब त्रिपिटक का स्ट्रक्चर दिया। विनय पिटक अभी बता चुके हैं, सूत पिटक बता चुके। एक ही क्वेश्चन बार बार खींचा जा रहा है बाबू। अभिधम पिटक बता चुके हैं, तो दोबारा नहीं बताएंगे ये सब। ठीक है, एक बार बता दिए, इंपॉर्टेंस भी हो गया है। अब देखो फिर वही चीज़ है, 3 पिटक का विषय वस्तु समझाया। लगता है यूनिट 1 में खाली त्रिपिटक है, नाम ही त्रिपिटक, तो सारा क्वेश्चन त्रिपिटक से दिया हुआ है। देख लो, थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर देते हैं, इसको आप पढ़ के भी देख सकते हो। त्रिपिटक 3 पिटकों की विषय वस्तु समझाई। अभी आपको बताए थे कि त्रिपिटक में पहला विनय पिटक में क्या मिलता है? विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुनियों के नियम मिलते हैं। दूसरा कौन सा पिटक है बाबू? दूसरा पिटक है सूत पिटक। सूत पिटक में क्या मिलता है? तो सूत पिटक में गौतम बुद्ध के अपने उपदेश और प्रवचन मिलते हैं। और तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या मिलते हैं? तो अभिधम पिटक थर्ड, इसमें आपको क्या मिलते हैं? तो इसमें मिलता है कि कैसे आप मतलब गौतम बुद्ध के सिस्टम्स को, गौतम बुद्ध के व्यवहारों को अपने जीवन में कैसे लगाएंगे, इसको बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ गौतम बुद्ध, यहाँ पे मिलेगा आपको। अब दूसरा है, छोटा छोटा टॉपिक है, चलिए इसी में हमको बता देते हैं। दूसरा है पाली टेक्स्ट। ठीक है, मिलिंद पह, पाली टेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है। पाली साहित्य जिसको बोलते हैं, मिलिंद पह और महावस्तु, इसके बारे में पढ़ना है। मिलिंद पह क्या होता है? तो बोलता है मिलिंद पह एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें किंग मेनेंडर, मिलिंद और भिक्षु के बीच में संवाद को दर्शाया गया। यानी एक मिलिंद और भिक्षु के बीच में क्या संवाद है उसको दर्शाने के लिए जिस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं मिलिंद पह। राजा मानेंडर क्या है? तो राजा मानेंडर क्या है? तो बोलता है कि एक इंडो ग्रीक शासक था जिसे मिलिंद भी कहा जाता, तो उसने उत्तर पश्चिम भारत में शासन किया और बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। महावस्तु क्या है? तो बोलता है महावस्तु बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे गौतम बुद्ध के जीवन और उसके पूर्व जन्मों यानी जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। पूर्व जन्म को हम लोग जातक कथा बोलते हैं, तो जातक कथाओं का वर्णन मिलता है गौतम बुद्ध का। मिलिंद पह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मिलिंद पह पर यहाँ ध्यान रखिएगा, बोलता है मिलिंद पह एक महत्वपूर्ण गौतम बुद्ध के ग्रंथ है जिसमें किंग मिलिंद और भिक्षु के बीच में जो संवाद प्रस्तुत किया गया उसको लिखा गया, और इसकी रचना का काल जो है लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। यह ग्रंथ प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया, यानी क्वेश्चन पूछा गया है
एक भिक्षु क्वेश्चन पूछता था और मिलिंद उसका जवाब देता था। भिक्षु क्वेश्चन पूछा, मिलिंद तो क्वेश्चन आंसर करके लिखा हुआ है पूरा बुक, जिसमें राजा मिलिंद गौतम बुद्ध दर्शन से जुड़े गहरे प्रश्न पूछते थे और नागसेन उन्हें सरल और तार्किक ढंग से उत्तर देते थे। इसे आत्मा, कर्म, पुनर्जनन, निर्वाण और मुक्ति मार्ग जैसे महत्वपूर्ण विषयों की व्याख्या की गई। इस ग्रंथ का एक प्रसिद्ध उदाहरण है रथ का दृष्टांत, जिसमें नागसेन बताते हैं कि जैसे रथ कई भागों से मिलकर बनता है, वैसे ही मनुष्य भी विभिन्न तत्वों का समूह है और इनमें कोई अस्थाई नहीं है। कोई अस्थाई आत्मा नहीं होती है, वो बदलती रहती है, कभी आती कभी चली जाती है। महावस्तु किस प्रकार का ग्रंथ है? तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का। महावस्तु एक महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक और जीवन संबंधी ग्रंथ है। यह बौद्ध धर्म के लोकतारवाद, जिसको महासंधि शाखा से संबंधित है, यद्यपि इसे विनय साहित्य का एक भाग माना जाता है, लेकिन इसकी विषय वस्तु मुख्यतः वर्णनात्मक और कथात्मक होती है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से गौतम बुद्ध के जीवन के अर्ध ऐतिहासिक और पौराणिक वर्णन प्रस्तुत करता है, जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म, जिसको जातक कथा पे जो है बोलते हैं, उनके आध्यात्मिक जीवन और ज्ञान प्राप्ति की घटनाओं का विवरण इसमें मिलता है। अगला, पाली साहित्य क्या है? तो बोलता है पाली साहित्य बौद्ध धर्म और प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाएं दी गई है। पाली साहित्य में क्या दिया गया? गौतम बुद्ध की शिक्षा दी गई है। उनके मूल रूप से सुरक्षित है। बौद्ध ग्रंथ, विशेषकर त्रिपिटक, पाली भाषा में ही लिखे गए, यानी पाली वह भाषा है जिसमें त्रिपिटक लिखी गई है। पाली साहित्य क्या है? तो पाली साहित्य का महत्व क्या है? तो सोर्स ऑफ बौद्ध टीचिंग, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का स्रोत है। पाली वो लैंग्वेज था, स्क्रिप्ट था, जिसमें बौद्ध धर्म का त्रिपिटक लिखा गया। रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, यह थेरवाद बौद्ध धर्म का आधार है और भिक्षुओं और अनुयायियों का मार्गदर्शन करता है। ऐतिहासिक महत्व रखता है, यह प्राचीन भारत के समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था और राजनीति की जानकारी देता है। सरल भाषा, पाली जन साधारण की भाषा थी, जिससे सामान्य लोग भी इसे आसानी से समझ सकते थे। दार्शनिक महत्व क्या था? फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट पाली का, तो पाली में बहुत सारा, देखिए पाली में कर्म, निर्वाण, चार आर्य सत्य जो है, अष्टांगिक मार्ग जो है, जैसे सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। इसने श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड जैसे देशों की संस्कृति और साहित्य को भी प्रभावित किया है। मिलिंद पह की विशेषता बताइए। तो बोल रहा है कि मिलिंद पह की क्या विशेषता भाई? तो मिलिंद के प्रश्न यानी बौद्ध साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें मिलिंद जो हमारे किंग थे और भिक्षु, जिसको हम लोग नागसेन बोलते थे, के बीच में दार्शनिक संवाद प्रस्तुत किया गया। इसकी रचना काल लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं थी जो नीचे दिया हुआ है। यहाँ थोड़ा सा कहानी को समझ, बार बार मिलिंद मिलिंद आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मिलिंद एक राजा हुआ करते थे। मिलिंद एक क्या थे? राजा थे। और एक भिक्षु था, जो बौद्ध धर्म का भिक्षु था, उसका नाम था नागसेन। नागसेन एक भिक्षु था, आया मिलिंद राजा के दरबार में। मिलिंद बोले कौन धर्म है, हम नहीं जानते बौद्ध धर्म के बारे में। जब ये भिक्षु बताने लगा तो राजा उससे बहुत सारे सवाल पूछे। कर्म क्या है, जन्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, क्यों हम आए हैं यहाँ पे धरती पे। सारे सवालों का जवाब ये भिक्षु जो था बौद्ध धर्म को मानने वाला, वो सही सही दिया। और राजा जो मिलिंद थे, उनको लगा बात तो सही बोल रहा है। फिर राजा मिलिंद बाद में वो खुद बौद्ध धर्म में चले गए। उसके बारे में यानी राजा और भिक्षु का जो संवाद है, कहानी है, उसको लिखा गया है कहाँ पे? मिलिंद पह में। कहाँ लिखा गया है? मिलिंद पह में। वही संवाद शैली, प्रश्न उत्तर है। राजा सवाल पूछते थे और वो बेचारा भिक्षु उसका जवाब देता था। राजा को लगा कि सही बात बोल रहा है, धर्म यही है, तो वो अपने आप को फिर बौद्ध धर्म में समाहित कर दिए। ये चीज़ है, यानी पूरा ग्रंथ राजा मिलिंद और नागसेन के बीच में बातचीत से हुआ है। पूरा ग्रंथे है खाली बातचीत से, दोनों के बीच में जो बातचीत हुआ है उससे पूरा ग्रंथ बना दिया गया है। और इससे क्या होता है ना कि देखिए, बौद्ध धर्म या किसी भी धर्म को समझाने में अगर क्वेश्चन आंसर करके समझाना हो, बहुत ईजी है, क्योंकि राजा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बता रहे हैं कि भाई जीवन क्या है, सत्य क्या है, हम अगर हम जन्म लिए तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। वो सारे सवाल का जवाब कोई दे देगा तो आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। यही बात यहाँ इनके साथ हुआ और मिलिंद जो है वो धीरे धीरे चेंज हो गया। तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? तो इस ग्रंथ में तर्क दिए हुए, विवेक को बहुत महत्व दिया गया, यानी बहुत अच्छे से एक आइडियोलॉजी दिया गया है, एक लॉजिक दिया गया है, जिससे आपको प्रूफ हो जाएगा कि बात तो सही है। प्रत्येक उत्तर प्रमाण और तर्क पर आधारित है। जो भी आंसर दिया जा रहा है भिक्षु की तरफ से, वो तर्क पर है, मतलब समझा के दिया रहा है, एग्जाम्पल के साथ दे रहा है। यह दिखाता है कि बौद्ध धर्म अंधविश्वास नहीं मानता है, बल्कि तार्किक सोच पर आधारित है। इससे यह पता चलता है कि बौद्ध धर्म अंधविश्वास के ऊपर नहीं है, उसका एक लॉजिकल रीज़न है,
और वो लॉजिकल रीज़न बौद्ध धर्म में देता है कि भैया हम जो बता रहे हैं उसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न है। इसमें यूनानी तर्क शैली का प्रभाव भी दिखता है। बौद्ध सिद्धांतों की स्पष्ट व्याख्या इसमें है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की सरल व्याख्या की गई है। जैसे पहला, आत्मा। बहुत लोग बोलता आत्मा है, बहुत लोग बोलता आत्मा है, ये नहीं। कर्म और पुनर्जन्म के बारे में, निर्वाण के बारे में, हम जब छोड़ के जाएंगे फिर धरती को, हमारा शरीर छोड़ जाएगा, तो चेतना, व्यक्तित्व के बारे में, आप हो क्या, आपका व्यक्तित्व क्या, आपकी चेतना क्या है, इसके बारे में सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। यो एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल किया गया समझाने के लिए। इसमें एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल किया गया समझाने के, क्योंकि राजा को समझाना आसान नहीं था, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया कि ये आप देखिए ऐसे होता है, ऐसे होता है, सारा काम एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया। तो इसलिए ये लॉजिकल लगता है, सरल और स्पष्ट भाषा में बताया गया इसमें सारी बातें, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। और साथ ही साथ दार्शनिक और शैक्षणिक महत्व है, फिलॉसफी बताया गया, दर्शन शास्त्र बताया गया कि देखिए ऐसा हो रहा है कि नहीं, तो दार्शनिक और शैक्षणिक महत्व भी इसका है, इसलिए लोग मानता है। और साथ ही साथ सांस्कृतिक समन्वय भी, जिसमें भारतीय परंपरा है, यूनानी परंपरा है, ये सारा मिक्स इसमें है। और साथ ही साथ नैतिक और सदाचारिक शिक्षाएं भी दी गई, नैतिक की शिक्षा है, सदाचार की शिक्षा भी दी गई इसमें, कि एक व्यक्ति को अपना ज्ञान, अपना आत्मनियंत्रण, अपना सदाचार कैसे रखना चाहिए, एक व्यक्ति को अपने अनुशासित और सार्थक जीवन की तरफ कैसे निर्देशित करता है, इस सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य में महावस्तु का महत्व समझाइए। बताइए, बौद्ध साहित्य बोलता है, बौद्ध महावस्तु बौद्ध साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह महासांघिक परंपरा की लोकतारवाद शाखा से संबंधित है और विनय साहित्य का भाग माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से गौतम बुद्ध के जीवन और उनके पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है। गौतम बुद्ध के जीवन का प्रमुख स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है, तो अभी तो बताया आपको, महावस्तु से मिलता है। महावस्तु में गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। इसमें उनके जन्म, उनके त्याग, उनके ज्ञान प्राप्ति, उपदेशों का वर्णन मिलता है। इसमें जातक कथाएं भी शामिल है, और इसीलिए जातक कथाएं क्या, पुनर्जन्म, जो पुनर्जन्म की कथाएं उसको जातक कथा बोलते हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय स्रोत है। यानी अगर गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है महावस्तु को पढ़ लीजिए, जहाँ पे सारा उनके जीवन के बारे में। धार्मिक महत्व भी है। महावस्तु में लोकतारवाद संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसमें बुद्ध को अलौकिक यानी लोकातीत रूप में प्रस्तुत किया गया। यह श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाता है। इसका फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस भी है, यानी दार्शनिक महत्व भी है। इसमें कर्म के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, नैतिकता के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ यह बुद्ध के आध्यात्मिक जीवन को समझने में मदद करता है, इसलिए इसका दार्शनिक महत्व भी है। इसका साहित्यिक महत्व भी है, बहुत सारे साहित्य लिखे गए। बोलता है कि यह बौद्ध संस्कृत मिश्रित संस्कृत में लिखा गया है। इसमें कथाएं, दंत कथाएं, रोचक वर्णन दिए गए हैं। इसकी शैली साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक महत्व भी इसका है। यह प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति, परंपराओं की जानकारी देता है, और यह बौद्ध धर्म के विकास को समझने में भी मदद करता है कि कैसे कैसे बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनता चला जा रहा है। यह नैतिक और शैक्षणिक महत्व भी रखता है। यह लोगों को नीति शास्त्र के बारे में बताता है। यह कथाओं में कला, मूर्ति कला, चित्रकला को प्रभावित करता है, और इसकी कथाएं अनेक जातक कथाएं हैं जिसमें कला के बारे में चित्रित किया गया है, जहाँ पे कला के बारे में बताया गया है जातक कथाओं में। ये हो गया हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 एक साथ देख लिए। अब हम लोग यूनिट 3 अगले लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम लोग को अशोक के बारे में पढ़ना है। अशोक के अभिलेख, महाराज अशोक के बारे में लोगों को पढ़ना है यूनिट 3 में। तो उसका हम लोग लेक्चर 2 में लेकर जाएंगे। लेक्चर 1 में हम लोग दोनों देख लिए।